Rahim, ladies and gentlemen, today is our lecture about the 12th biology, about the role of nucleus in development. असल में चूंकि हमने पहले पढ़ा था कि there are certain cytoplasmic एरियाज, साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेंट्स जिसको हमने ग्रे क्रीसेंट कहा और भी मुख्तलिफ एरियाज थे जो अगर ना हो तो डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो सकती। लेकिन इससे ये एक बन गया लोगों के जहन में कि ओनली द साइटोप्लाज्म इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यानी अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होएगी, डेवलपमेंट नहीं होएगी, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। ये वाली बात, ओनली द साइटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व या ओनली साइटोप्लाज्म अफेक्ट्स या ओनली साइटोप्लाज्म हम एक लफ्ज कहेंगे उसी का ही इफेक्ट होता है, न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता। ये एक मिसकॉन्सेप्शन था जिसको दूर किया गया एक एक्सपेरिमेंट से, जिसको हम आज साबित करेंगे कि नो, नॉट ओनली साइटोप्लाज्म बट आल्सो बल्कि द मेन पार्ट इज कैरिड आउट बाय द जीन्स, बाय द डीएनए, बाय द न्यूक्लियस इटसेल्फ। असल में वो कहता है कि न्यूक्लियस को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी साइटोप्लाज्म की कुछ एरियाज की जरूरत होती है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन ओनली द साइटोप्लाज्म इज इन्वॉल्वड इन द डेवलपमेंट, दैट इज नॉट ट्रू। सही है। तो हम बात करेंगे आज इस हवाले से कि रोल ऑफ इसकी डेवलपमेंट के अंदर। इसके लिए बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो हिमरलिंग ने किया, एक साइंसदान थे, ठीक है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक एल्गी लिया, एक एल्गा, एल्गी की एक सिंगल फॉर्म को एल्गा कहते हैं। ये दो तरह की, मतलब एक एल्गा है उसका नाम है एसीटैबुलेरिया। क्या नाम है? स्पेलिंग देख लीजिएगा, आई थिंक सही ही है, एसीटैबुलेरिया। ये दो तरह की होती है, एसीटैबुलेरिया क्रेनुलेटा और एसीटैबुलेरिया मेडिट्रियाना। कैसे? असल में होता ये है कि ये जो एल्गी है इसकी दो शक्लें होती हैं। इसके अंदर इसके तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट पहले मैं बढ़ा देता हूं। वो पहला पार्ट है दैट इज इसकी राइजॉइड्स होती हैं जो इसको जमीन में जकड़ के रखती हैं, या फूड जिस पॉइंट के ऊपर ये होती है वहां रखती हैं। और फिर इसका एक स्टैक होता है, ठीक है, और वो स्टैक लाइक दिस है, मैं ब्लैक से ही बना रहा हूं, ठीक है। और उसके ऊपर एक इसका कैप होता है जो कि डिसाइड करता है, ये जो कैप की शक्ल है ना, ये कैप है, ये स्टैक है और ये राइजॉइड है। सही है। ये एक एल्गा एक लिया गया और इसकी दो शक्लें थी। ये मैंने ब्लैक से जो बना रहा हूं, इसका दी एसीटैबुलेरिया मेडिट्रियाना, जो मेडिटेरेनियन सी के उस इलाकों में पाई जाती है। और जो दूसरी थी उसकी कैप की शेप डिफरेंट थी, that is why that is called as acetabular granulata। सेम हालांकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत डिफरेंट है। तो फर्ज किया मैं उसको रेड से बना देता हूं, ये उसका स्टैक है, उसके राइजॉइड है, और फर्ज किया उसकी जो कैप है दैट इज लाइक दिस। इट्स अ बिट डिफरेंट है ना। अच्छा, उन्होंने क्या काम किया इस एक्सपेरिमेंट में? किया ये गया कि इसको, जब आमतौर पे इसके अंदर क्या है कि इस एसीटैबुलेरिया के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन। अगर इसका ये कैप उतार दिया जाए तो ये दोबारा से ग्रो कर जाता है। सही है। ये चेक करने के लिए कि ये कौन सा कैप उगता है। और देखो, मुझे एक बात बताओ, जो नए सेल्स बनेंगे, जो रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होगी, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होगी ना, और साइटोप्लाज्म का उसमें कितना रोल है वो अभी हम देख लेते हैं। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने काम ये किया कि इसको काट दिया यहां से, इतने हिस्से को, इतने हिस्से को, सही है, और इसको काट के क्रेनुलेटा के अंदर शिफ्ट कर दिया। मैं नई डायग्राम में चलो बना के दिखा देता हूं। और इसके इतने हिस्से को काट के मेडिट्रियाना के अंदर शिफ्ट कर दिया। ऊपर से कैप काट दी और नीचे जो बेस है उसको क्या कर दिया? उसको
उसको काट दिया, उसको काट के ग्राफ्ट कर दिया। ग्राफ्ट से मुराद क्या होगा, यानी आप इंग्लिश में इसको फ्रेज कैसे करेंगे कि दे कट अ स्मॉल पीस ऑफ स्टैक एंड ग्राफ्टेड इट ऑन द अपोजिट स्पीशीज। ठीक है, तो फर्ज किया मैं आपके सामने जो ग्रेनुलेटा है वो बनाऊंगा वापस, क्योंकि उसको तो उन्होंने ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है ना ऊपर से, है ना, उसकी जो वो काट दी है लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ कि यहां पे इसके ऊपर छोटा सा पीस किसका लगा दिया है, ग्रेनुलेटा के स्टॉक का। ठीक है, समझ आ गई बात की। और कुछ सेल्स अभी वो भी हैं उसके मेडिट्रियाना के, ऑब्वियसली उनसे आगे सेल्स बनना ही है। ठीक है, और जो दूसरी है ग्रेनुलेटा, उसके ऊपर एक छोटा सा पीस किसका लगा दिया, ऑफ द मेडिट्रियाना का। समझ आ गई बात। लेकिन इससे जो रिजल्ट आया असूली तौर पे, अगर साइटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व तो जो सेल्स यहां बेस के ऊपर हैं वही सेल्स का साइटोप्लाज्म डिसाइड करेगा कि ऊपर कैप कौन सी लगनी चाहिए। असूली तौर पे ये मेडिट्रियाना का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है इसके ऊपर कैप ये वाली लगनी चाहिए। अगर साइटोप्लाज्म इज ओनली इन्वॉल्व देन द सेल्स एट द बेस शुड डिसाइड द फेट ऑफ द कैप, कौन सी कैप लगनी चाहिए। असूली तौर पे अगर हम वो मिसकॉन्सेप्शन को समझ लेते हैं कि ये सही है कि ओनली द साइटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट, ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पे मेडिट्रियाना का लगना चाहिए था। लेकिन जब हम इसको रियल में देखा तो इसके ऊपर ये ग्रो हो गई ग्रेनुलेटा, और इसके ऊपर ग्रेनुलेटा लगनी चाहिए थी लेकिन इसके ऊपर मेडिट्रियाना ग्रो हो गई। Why was that? Because this proves that the cytoplasm is not directly involved. साइटोप्लाज्म लाजमी नहीं है। अगर साइटोप्लाज्म कुछ केसेस में साइटोप्लाज्म ना भी हो या अपोजिट भी हो तो भी न्यूक्लियस हैज द एबिलिटी टू डिसाइड, the genes can express themselves without interference of the cytoplasm. So this proves that not only the nucleus and not, पिछला जो एक्सपेरिमेंट था वो साबित करता था कि साइटोप्लाज्म का रोल है, और जो नया एक्सपेरिमेंट है ये साबित करता है कि जीन्स का यानी डीएनए का यानी न्यूक्लियस का डायरेक्ट रोल है। तो दिस प्रूव्स दैट नॉट ओनली द सिंगल, both of them collectively are responsible। जिसकी बुनियाद पे मैं स्टेटमेंट, क्या समझ आ रही ना बेटा, समझ आ रही ना, जिसकी बुनियाद पे मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं कि द जीन्स रिक्वायर सम पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म फॉर प्रॉपर एक्सप्रेशन। अगर वो पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म ना हो तो जीन्स आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स कंप्लीटली, और एक इरेगुलर सी चीज बन जाती है। लेकिन नॉट ओनली द साइटोप्लाज्म, नॉट ओनली द डीएनए न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यानी अकेला कोई भी नहीं है, बोथ ऑफ देम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से, यानी इससे क्या साबित हुआ था कि अगर इफ द साइटोप्लाज्म ओनली इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट देन द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ दिस स्टैक शुड डिसाइड द फेट ऑफ द कैप। सही है, लेकिन वो नहीं, वो नीचे वाले सेल्स ने डिसाइड किया कि कैप कौन सी बनेगी। इट मींस द न्यूक्लियस कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म in some cases but not in all cases। पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने साबित किया था कि वो उसमें भी, तो इसलिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू।